Good morning everyone, this is Dr. Himani from BNYS department in IMT University. Today we will discuss about immunity. इम्यूनिटी सब लोगों को पता है, हम लोग 10th या 12th क्लास से पढ़ते हैं कि इम्यूनिटी होता क्या है, लेकिन उसको डिटेल में हम जानेंगे इस लेक्चर में कि इम्यूनिटी क्या होता है, कितने टाइप्स की हमारी इम्यूनिटी होती है और वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है। लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट। ये कह रहा है कि यहाँ पे इम्यूनिटी को हमने डिफाइन किया है कि ये कैपेसिटी होती है बॉडी की, उसको रोक सके, कोई भी पैथोजेनिक एजेंट आ जाए, कोई भी बाहर से एजेंट फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए तो उनसे ये लड़ सके, उनको रोक सके हमारी बॉडी को हार्म करने से। ठीक है, It is the ability of the body to resist the entry of different type of foreign body like bacteria, virus, toxic substance। ये बोल रहे कि यहाँ पे इसमें इतनी क्षमता होती है, हमारी इम्यूनिटी में इतनी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी ऐसी होती है ताकि वो जो है रोक सके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आ रहे हैं। फॉरेन पार्टिकल्स कौन से हो गए यहाँ पे हमारे? जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो इनको क्या करें? उनको रोक सके, अगर वो रुक नहीं रहे हैं तो उनसे लड़ सके। ये हमारा होता है इम्यूनिटी। अब यहाँ पे इम्यूनिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड की गई है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, मीन्स ये हमें मदर से ही मिलती है, तब हम हमारी इनबॉर्न मतलब तब हम पैदा होते हैं तभी से हमारी इनेट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। Innate immunity is the inborn capacity of the body to resist pathogens। ये कह रहे कि innate immunity क्या है, क्या होती है? हमारी inborn होती है, वो क्या करती है? कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गन्स पैथोजेंस होते हैं उनको रोक सके। By chance, if the organism enter the body, innate immunity eliminate them before the development of any disease। ये कह रहा है कि अगर गलती से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि उन फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करे? बॉडी से बाहर निकाल सके। ठीक है, बॉडी को बिना हार्म पहुंचाए हुए। इट इज अदरवाइज कॉल्ड द नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोलेंगे? नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे। नेचुरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनबॉर्न है, जन्मजात इम्यूनिटी हमें मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। ओके, This type of immunity represent the first line of defense against any type of pathogens। ये कह रही कि जो ये वाली जो टाइप की इम्यूनिटी होती है ये क्या करती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, मीन्स कि आगे आके लड़ती है पहले से। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है तो सबसे पहले कौन रोल प्ले करेगा? अपना इनेट इम्यूनिटी करेगा। ये क्या कर रही है? फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रही है यहाँ पे। Therefore, it is also called non-specific immunity। इसको हम क्या बोलेंगे? Non-specific immunity भी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं acquired immunity की। Acquired immunity is the resistance developed in the body against any specific foreign body like bacteria, virus, toxin, vaccines or transplanted tissues। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हमें ये बाद में मिलती है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे जैसे हम रोग करते रहते हैं वैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है। वो डिपेंड करते हैं हमारे फिजिकल वर्क पे, हमारे फूड पे, ठीक है, कि हम हमारे लाइफस्टाइल पे, कि हम कैसे उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, टॉक्सिन्स हो गए, या फिर कोई भी ट्रांसप्लांट के टाइम पे बॉडी को थोड़ी सी ताकत चाहिए होती है तो उस टाइम पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे काम आती है। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑल्सो नॉन एज, इस वाली इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी उसको हम क्या बोल रहे थे? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। It is the most powerful immune mechanism that protect the body from the invading organism or toxic substance। ये करेगी, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये क्या कर रही है? कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, पैथोजेंस आ रहा है, उसको क्या कर रही है? ये उसको रोकने का काम कर रहा है। लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे क्या है? आपका जो लिम्फोसाइट्स हैं, सेल्स, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो क्या है? वो क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में।
अब यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हो, इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होती है और इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है हमारे, ठीक है, किसके अगेंस्ट, कोई भी बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट ही डेवलप होती है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चार्ट हमें तभी समझ में आएगा तो हम आगे डिटेल में पढ़ पाएंगे। अब है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो दो टाइप की हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक तो सेलुलर इम्यूनिटी, दूसरी है हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज टू इम्यूनिटी। यहाँ पे आपको जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या कर रहा है, वो जिम्मेदार होता है इन दो इम्यूनिटी को डेवलप कराने में। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। इन फीटस मीन्स जो माँ के पेट में बच्चा रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस, ठीक है। इन फीटस लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम द बोन मैरो। फीटस के अंदर लिम्फोसाइट कहाँ से डेवलप हो रहा है, बोन मैरो में, बोन मैरो से हो रहा है। All lymphocytes are released in the circulation and are differentiated into two categories। ये कह रहे हैं कि जितने भी लिम्फोसाइट्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है और फिर वो सर्कुलेशन हो रहा है उनका रिलीज होने के टाइम पे, फिर वो क्या है, वो डिफरेंशिएट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हो जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज है यहाँ पे उनकी, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हो गए हैं सर्कुलेशन के दौरान। कौन कौन से हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। और इनको हम क्या बोलेंगे, टी सेल्स एंड बी सेल्स बोलेंगे हम इनको, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्यूलर इम्यूनिटी। जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, वो आपकी सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। जो आपकी बी लिम्फोसाइट मीन्स जो बी सेल्स होते हैं वो किसके लिए, आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी का के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये स्लाइड समझ में आई। अब हम पहले पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये समझ में आ गया ना कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से आया, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोसेस इन द थाइमस। जो टी लिम्फोसाइट का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, आपके थाइमस में होता है, ठीक है। द प्रोसेसिंग अकर मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जस्ट बिफोर बर्थ एंड फ्यू मंथ आफ्टर द बर्थ। ये कह रहे हैं कि जो ये वाला प्रोसेसिंग होता है इसका वो कब होता है, जब हम जन्म लेने के बाद, ठीक है, जब हम जन्म लेने से बिफोर, जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। थाइमस सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। आपको जो थाइमस होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलेंगे थाइमोसिन, ठीक है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। जिसका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके लिए इम्यूनिटी में। It accelerates the proliferation and activation of lymphocytes in the thymus। क्या करता है, accelerate करता है, क्या करता है, जो भी lymphocytes हैं उनको thymus में। It also increase the activity of lymphocytes in the lymphoid tissue। ये क्या करता है, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जो भी आपके lymphoid tissues होते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है उनमें ये उसको इंक्रीज कर देता है। अब है टाइप, अब यहाँ पे भी टी लिम्फोसाइट्स जो है फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के दौरान जो आपके टी लिम्फोसाइट्स है वो 4 टाइप में डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले है हेल्पर टी सेल और इंड्यूसर टी सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स। अगर कहीं पे नाम आ जाता है व्हाट इज CD4 सेल्स तो आप ये सोच लेना कि वो हेल्पर सेल्स है, मीन्स हेल्पर टी सेल्स है या फिर इंड्यूसर टी सेल्स है, ठीक है, CD4। नेक्स्ट है हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, किलर सेल्स भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज CD8 सेल। इसको हम CD8 सेल भी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स, ठीक है, ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स के हैं। हमें ये पता चल गया टी लिम्फोसाइट्स में 2 पार्ट्स हो रहे थे, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में हमने पता कर लिया कैसे कैसे उसका सर्कुलेशन हो रहा है, कितने पार्ट्स में वो कितने टाइप्स के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये है कि उनका स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे वो स्टोर होती हैं आपकी टी लिम्फोसाइट्स। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन के बाद all the type of lymphocytes leave the thymus and are stored in lymphoid tissue of the lymph nodes। ये कह रहा है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स थाइमस को छोड़ देते हैं, फिर ये कहाँ स्टोर हो जाते हैं, जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पे जाके ये आपके
स्टोर हो जाते हैं, या फिर स्प्लीन में, बोन मैरो में, या फिर जीआई ट्रैक्ट में, यहाँ पे जाके आपके ये स्टोर हो जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स हमें समझ में आ गया कि टी लिम्फोसाइट्स होता क्या है, कैसे कैसे सर्कुलेशन में आता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ पे जाके वो स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स की। B lymphocytes were first discovered in the bursa of Fabricus in the bird। ये एक बर्ड है, बर्ड का जो बुरसा होता है वहां पे सबसे पहले ये डिस्कवर हुई थी B lymphocytes। ठीक है, hence the name B lymphocytes, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका नाम B lymphocytes हो गया। एक तो वो बर्ड में मिली थी, दूसरा बर्ड में कौन से, उसमें बुरसा। ठीक है, यहाँ पे ये मिली थी। Bursa of the Fabricus is a lymphoid organ situated near the cloaca of blood। ये कह रहे हैं कि एक टाइप का ऑर्गन होता है, ठीक है, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। Bursa is absent in mammals। बुरसा जो होता है वो मैमल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ बी लिम्फोसाइट टेक प्लेस इन द लीवर। और फिर ये जो बी लिम्फोसाइट्स का प्रोसेस होता है वो लीवर में स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड बोन मैरो आफ्टर बर्थ, फीटल लाइफ में भी और बोन मैरो में, बर्थ के बाद जो बोन मैरो होता है तब ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो बी लिम्फोसाइट्स है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा सेल्स, सेकेंड इज मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये दो टाइप के यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं। अब उनका स्टोरेज कहाँ पे होता है बी लिम्फोसाइट्स का? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन द बी लिम्फोसाइट्स आर स्टोर इन द लिम्फोइड टिश्यू। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके बी लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? आपके लिम्फोइड टिश्यूज, मीन्स लिम्फ नोड। सेम जैसे आपका टी लिम्फोसाइट्स था, ऐसे यहाँ पे आपका बी लिम्फोसाइट्स स्टोर हो रहा है आपके लिम्फ नोड्स में, हो रहा है आपके स्टोर स्प्लीन, बोन मैरो और जीआई ट्रैक्ट। जहाँ पे आपका टी लिम्फोसाइट्स होता है, सेम आपका बी लिम्फोसाइट्स भी वहीं पे जाके स्टोर हो जाता है। अब है आपका एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आर द सब्सटेंस विच इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन इन द बॉडी। ये कह रहे हैं कि एंटीजन एक सब्सटेंस, एक चीज होती है जिसको अगर हम अपनी बॉडी में डालें तो एक अलग से रिएक्शन करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, एंटीजन आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पे एंटीजन जो है आपके दो टाइप के होते हैं। एंटीजन, ऑटो एंटीजन और सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑन सेल सच एज ए एंटीजन एंड बी एंटीजन इन आरबीसीज। ये कह रहे हैं कि जो आपके ऑटो एंटीजन होते हैं या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ एंटीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द बॉडी, बॉडी की खुद की सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका ए एंटीजन हो गया और बी एंटीजन, तो ये ए एंटीजन और बी एंटीजन किस में मिलेगा आपको? आरबीसीज में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेन एंटीजन एस और नॉन स्पेसिफिक एंटीजन दैट एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। कुछ एंटीजन जो होते हैं वो आपकी बॉडी में खुद होते हैं, जैसे ए एंटीजन और बी एंटीजन, ये आपकी आरबीसीज में होते हैं। कुछ एंटीजन जो हमें बाहर से डालने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है, कि जो बॉडी को हमें बाहर से दे रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन सेल्फ एंटीजन जो हम बाहर से दे रहे हैं। फॉलोइंग आर द नॉन सेल्फ एंटीजन। ये सब क्या है? आपके नॉन स्पेसिफिक एंटीजन है जो हम बाहर से देते हैं। कौन कौन से है? रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, toxins from the microbial organism, material from transplant organ or incompatible blood cells, allergen और allergic substance like pollen grains। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं? एंटीजन हम इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसे कैसे डेवलप हो रहा है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो एक टाइप की इम्यूनिटी होती है जो कहाँ पे डेवलप हो रही है? आपकी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स से। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर इम्यूनिटी भी बोलेंगे या फिर टी सेल इम्यूनिटी भी बोलेंगे। इट इन्वॉल्व सेवरल टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे क्या कर रही है? अलग अलग सेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि आपकी टी लिम्फोसाइट्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हो गई। ठीक है, जिसका हमने क्या नाम रख दिया? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के पास कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। सेलुलर इम्यूनिटी इज द मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये कह रहे हैं कि जो आपकी सेलुलर इम्यूनिटी होती है इसमें मेजर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे अगर आपको कोई भी वायरस, फंगी या फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ट्यूबरकल बेसिलाई ये आपको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, तो ये उससे लड़ सकता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले एलर्जिक रिएक्शन एंड द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट टिश्यूज, ये कह रहे हैं कि इसके पास यहाँ पे इतनी पावर भी होता है कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन को डिले कर सकता है या फिर ट्रांसप्लांट टिश्यूज को कोई रिजेक्शन भी दे सकता है कि ठीक है ये हमने कोई भी ट्रांसप्लांट कराया है तो हमारी बॉडी में इससे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी, ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं आपकी बॉडी में, which induce the release of antigenic material from invading organism and later present these material to the helper T cell। ये क्या करती हैं, जो इंड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं आपके एंटीजेनिक मटेरियल को जो भी बाहर से इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है उनके ऊपर, ठीक है। फिर ये क्या करती है, उससे फाइट करती हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल के साथ। अब है कि कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आपकी सेल्स में, तो ये 3 टाइप के एंटीजेंस हो गए, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अमंग दीज सेल मैक्रोफेज आर द मेजर एंटीजन प्रेजेंट सेल, यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे मेजर है वो कौन सा है आपका, मैक्रोफेज है, ये मेजर है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। अब है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी का। Humoral immunity is defined as the immunity mediated by antibodies। Humoral immunity कैसे कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम, ये क्या होती है, इम्यूनिटी मीडिएटेड एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में, which are secreted by the B lymphocyte, जो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, हमारे B lymphocyte से सिक्रीट हो रही हैं। B lymphocyte secretes the antibody into the blood and lymph, जो आपके B lymphocytes हैं वो क्या कर रही हैं, सिक्रीट कर रही हैं आपकी एंटीबॉडीज को ब्लड में और लिम्फ में, ठीक है। द ब्लड एंड द लिम्फ आर द बॉडी फ्लूइड्स, ये कह रहा है कि जो ब्लड और लिम्फ है ये क्या है, दोनों चीज बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ह्यूमरस और ह्यूमरस इन लैटिन, सिंस द बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू द ह्यूमर्स, ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या है, आपका जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या प्रोवाइड करा रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है ह्यूमरस के थ्रू। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलेंगे। और बी सेल इम्यूनिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। एंटीबॉडीज आर द गामा ग्लोबुलिन, जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, गामा ग्लोबुलिन होती है। प्रोड्यूस बाय द, जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, आपके बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रही हैं। These antibody fight against the invading organism, ये वाली एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं जो भी आपके इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। The humoral immunity is the major defense mechanism against the bacterial infection, अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आके कौन लड़ेगा, आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी फाइट करेगी उस टाइम पे सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। An antibody is defined as a protein that is produced by B lymphocytes and responsible to the presence of an antigen। एंटीबॉडी को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ प्रोटीन, ठीक है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रहा है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी इज गामा ग्लोबुलिन इन नेचर, जो आपकी एंटीबॉडीज होती है वो क्या है, गामा ग्लोबुलिन इन नेचर होता है उसका। ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन, इसको हम क्या बोलेंगे, IG बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलेंगे। इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म 20% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, जो आपका इम्यूनोग्लोबिन है ये क्या करता है, टोटल 20% आपका प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। एंटीबॉडी एंटर ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो आपके लगभग सारे टिश्यूज में वो प्रेजेंट होती हैं बॉडी के। अब ये 5 टाइप की आपकी एंटीबॉडीज हो गई, जैसे IgA मीन्स अल्फा, D मीन्स डेल्टा, E मीन्स एप्सिलॉन, गामा, म्यू, ठीक है।
Among these antibody, IgE forms 75% of the antibodies in the body. ये कह रहे कि सबसे ज़्यादा आपका जो IgG है वो यहाँ पे क्या करती है, फॉर गामा, G स्टैंड फॉर गामा, वो 72% रोल प्ले करती है आपके बॉडी में। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये चेन है एंटीबॉडीज़ की, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब की स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पे, एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1,50,000 to 90,000। ठीक है, द एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय 2 पेयर ऑफ अ चैन। ये कह रहे कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो 2 चैन में मिलकर बनी हुई होती है, एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। ये देखो, ये हैवी चेन है ये वाली, एक लाइट चेन है, 2 पेयर में है ये एंटीबॉडीज। ठीक है, चेन, 1 पेयर ऑफ हैवी और लॉन्ग चेन एंड 1 पेयर ऑफ लाइट और शॉर्ट चेन। एक छोटा होगा, एक थोड़ा लाइट होगा, एक छोटा होगा। ठीक है, ईच हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 40 अमाइनो एसिड्स एंड ईच लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 अमाइनो एसिड्स। जो आपके पास हैवी चेन है उसके पास 400 अमाइनो एसिड्स हैं, जो लाइट चेन है उसके पास 200 अमाइनो एसिड्स हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की। नेचुरल किलर सेल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एनके भी बोलते हैं। एनके सेल इज अ लार्जर ग्रैन्युलर सेल। ये क्या, सबसे बड़ी ग्रैन्युलर सेल्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म हो आपकी बॉडी में, उसके लिए। इट हैज़ एन इंडेंटेड न्यूक्लियस। इसके पास कैसा इंडेंटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंसिडर्ड एज द थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट कंसिडर करेंगे। इट इज ऑफन कॉल्ड द नॉन टी नॉन बी सेल। यहाँ पे हम इसको नॉन टी या फिर नॉन बी सेल्स भी बोल सकते हैं। इट इज डिराइव फ्रॉम बोन मैरो। कहाँ से डिराइव हो रही है, आपके बोन मैरो से। एनके सेल इज सेड टू बी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट वायरस। अगर आपको कोई भी वायरस आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स उससे फाइट करने आएंगे। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है नेचुरल किलर सेल्स, तो डिस्ट्रॉय द वायरस। सबसे पहले वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा ये। डिस्ट्रॉय द वायरल इन्फेक्टेड और डैमेज सेल विच माइट फॉर्म ट्यूमर्स। जो सेल ट्यूमर कोज कर रही है उसको भी ये किल करने में हेल्प करता है। डिस्ट्रॉय द मैलिग्नेंट सेल, जो आपके कैंसर फैला रही है, मैलिग्नेंट सेल्स, एंड प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर। ये क्या करता है, रोकता है जो आपके कैंसरस ट्यूमर जैसे बढ़ता है तो उसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है आपके नेचुरल किलर सेल के। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। जैसे अभी सब लोगों को कोविड, इंडिया में 90% लोगों को कोविड हुआ, तो हमने क्या कराया, अपने आप को वैक्सीन कराई, इम्यूनाइज कराया कोविड वैक्सीन से। तो वो बोलते हैं उसको इम्यूनाइजेशन, कि हम किसी भी डिसीज से अपने आप को इम्यूनाइज करा रहे हैं। Immunization is defined as the procedure by which the body is prepared to fight against a specific disease. Immunization को हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, एक टाइप का प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स से। ठीक है, इट इज यूज्ड टू इंड्यूस द इम्यून रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ स्पेसिफिक डिसीज। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप की डिसीज के लिए, ताकि ये फाइट कर सके उस चीज से। यहाँ पे 2 टाइप का इम्यूनाइजेशन होता है, एक तो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है और एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। बात करते हैं हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की। पैसिव इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी इज प्रोसीजर विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट इज डन, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम। यहाँ पे इम्यून सिस्टम को हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। इट इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम और गामा ग्लोबुलिन फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड अफेक्टेड बाय द डिसीज। ये कह रहे कि हम उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे सीरम या फिर गामा ग्लोबुलिन उस बंदे के अंदर जो ऑलरेडी इम्यूनाइज हो चुका है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज के लिए। ठीक है, टू अ नॉन इम्यून पर्सन, एक नॉन इम्यून पर्सन के का। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज एक्वायर्ड ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। जो आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है वो कैसे कराएंगे हम, या तो उसको हम नेचुरली करा सकते हैं या फिर उसको हम
आर्टिफिशियली कराते हैं। अब है आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम को बॉडी के। बॉडी डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिसीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉलोइंग द एक्सपोजर टू एंटीजन। एक्टिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। ये जो आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन है इसको भी हम नेचुरली करा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली इसको भी हम करा सकते हैं। अब है आपका इम्यून डेफिशिएंसी डिसीजेस। इम्यून डेफिशिएंसी डिसीजेस आर ग्रुप ऑफ डिसीज, ये एक टाइप का ग्रुप ऑफ डिसीज होता है जिसमें क्या है, इन विच सम कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज मिसिंग और डिफेक्टिव। इसमें क्या है, कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के तो वो मिसिंग होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, नॉर्मली द डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। Immune deficiency disease caused by such opportunists are of two type. Congenital immune deficiency disease, एक acquired immune deficiency disease, ये disease हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं congenital immune deficiency disease की। Congenital disease are inherited or occur due to the defect in B cell। ये क्या होती है, जो congenital disease होती है inherited होती है, फिर आपके बी सेल्स में या फिर टी सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हो जाती है आपको। द कॉमन एग्जाम्पल आर डी-कर्क सिंड्रोम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ थाइमस, ये इस वजह से हो जाती है। एंड सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी ड्यू टू लिम्फोनिया और द एब्सेंस ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका थाइमस एब्सेंट है तो ये वाली डिसीज आपको हो सकती है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि क्या होता है, या तो अगर कोई आपके टी सेल्स में या फिर बी सेल्स में प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम है तो, अगर प्रॉब्लम नहीं है वो है तो वो डिफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज अकर ड्यू टू इन्फेक्शन बाय सम ऑर्गेनिज्म। ये क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो गया है तो इसलिए हो सकता है। The most common disease is this type of is acquired immune deficiency disease, AIDS. इस this AIDS यहाँ पे common है इस चीज के लिए। Following safety measures should be followed to prevent AIDS। यहाँ पे हम AIDS को रोकने के लिए कुछ safety measures follow कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? Public must be educated about the seriousness and prevention of the disease। यहाँ पे public को जो है बिल्कुल समझना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए कि AIDS जो है क्या इसके रोकथाम हम कर सकते हैं और ये बीमारी कितनी गंभीर है, तो जिसके लिए हम पहले से ही तैयार हो सकें, अपने आप को उस चीज के लिए संभाल सकें। HIV infected person should be educated to avoid spreading the disease to other। जो आप यहाँ पे HIV infected persons है उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए, वो इतना अवेयर होना चाहिए कि डिसीज जो है फैल सकती है। ठीक है, ब्लड शुड बी स्क्रीन फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ये कह रहे कि अगर आप कोई भी HIV इंसान अपना ब्लड दे रहा है तो पहले उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ट्रांसफर होना चाहिए। इंट्रावीनस ड्रग यूजर शुड नॉट शेयर द नीडल्स। अगर आप किसी भी एक इंसान को नीडल से दे रहे हैं कुछ भी चीज़ें तो वो नीडल शेयर ना करें, दूसरी नीडल से ही उसको दूसरी ड्रग्स जो है नेक्स्ट फ्रेश नीडल से ही हम उसको एडमिनिस्टर करें। प्रेग्नेंट वुमेन शुड गेट द ब्लड टेस्टेड फॉर HIV। ये कह रहे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी टेस्ट कराना चाहिए अपना HIV से। इफ द मदर इज इन्फेक्टेड द ट्रीटमेंट विद ज़ाइडोवाइडिन में रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इन इन्फेंट। ये कह रहे कि अगर आपकी मदर इन्फेक्टेड है HIV से तो बच्चों को रोकने के लिए हम ज़ाइवोडिन जो है वो रोक सकते हैं। यहाँ से कम चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो कम मतलब रेयर चांसेस है कि बच्चा HIV ना हो। द बेबी मस्ट बी गिवन ज़ाइडोविन फॉर 6 वीक आफ्टर बर्थ। और यहाँ पे ज़ाइडोविन हम 6 महीने तक भी बच्चों को दे सकते हैं जन्म के बाद, ताकि उसको ये वाली प्रॉब्लम बढ़े ना हो। ठीक है, यंग अडल्ट एंड टीनेजर मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द सेफर सेक्स टेक्निक एंड यूज ऑफ कॉन्डम्स। ये कह रहे कि जो भी यंग अडल्ट होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की टेक्निक क्या होती है। कॉन्डम्स हमें जो है सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे अप्लाई करने चाहिए, प्रोटेक्शंस लेनी चाहिए। द नीड फॉर लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल पार्टनर मस्ट बी एम्फेसाइज्ड। अब है ऑटो इम्यून डिसीजेस। कौन कौन सी हमारे यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकती हैं?
Autoimmune disease is defined as a condition in which the immune system mistakenly attack body on cell or tissue. Autoimmune disease वो होती है जहाँ पे बॉडी क्या है, खुद गलती से खुद की अपने आप को ही डैमेज कर ले, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसीज जो है वो दो टाइप की होती हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज विच अफेक्ट ओनली वन ऑर्गन। यहाँ पे ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज, यहाँ पे एक ही ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है। ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पे हमें पता नहीं है कौन सा ऑर्गन। यहाँ पे मल्टी सिस्टमिक डिसीजेस, ये मल्टी सिस्टमिक डिसीज है यहाँ पे जो कि क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ऑर्गन्स को भी और सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है ये। अब है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन सिस्टम एंड ऑटोइम्यून डिसीज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, HLA बोलेंगे। HLA इज अ ग्रुप ऑफ जीन और ह्यूमन क्रोमोसोम्स सेक्स, ठीक है। These genes encoded the protein which function in the cell to transport the antigen from within the cell towards the cell surface. HLA is the product of major, ये थोड़ा complicated है, ये कुछ यहाँ पे डिसीज़ हैं, ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जैसे कि आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डिसीज़ हो, डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, माइस्थेनियस ग्रेविस हो गया, हशीनोमोटो थायराइडाइटिस हो गया, ग्रेव डिसीज़ एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इन सब के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस को हम शॉर्ट फॉर्म में IDD-MB बोलते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड, ये बहुत कॉमन होता है आपके चाइल्डहुड में। एंड इट इज़ ड्यू टू HLA लिंक्ड ऑटो इम्यून, ये HLA लिंक्ड भी HLA से भी लिंक्ड होती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पे इसके, डेवलपमेंट ऑफ आइलेट सेल्स, और आइलेट सेल्स का होता है ये पैंक्रियाज में होता है, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट B सेल इन द आइलेट्स ऑफ लैंग्रीन इन पैंक्रियाज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट इंसुलिन, यहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप हो रही है इंसुलिन के अगेंस्ट, एंड ग्लूटाग्लोमेलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये अगेंस्ट में सब लोग डेवलप हो रहे हैं। एक्टिवेशन ऑफ T सेल अगेंस्ट आइलेट्स, यहाँ पे T सेल्स भी एक्टिव हो गई, किसके अगेंस्ट, आइलेट्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। द न्यूरोमस्कुलर डिसीज, आपकी क्या होती है, न्यूरोमस्कुलर डिसीज होती है, अकर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये कह रहे हैं कि एक टाइप की न्यूरोमस्कुलर डिसीज होती है, कहाँ अकर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, किसके अगेंस्ट हो रही है यहाँ पे, आपके एसिटाइलकोलिन के, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हशीमोटो थायराइडाइटिस। हशीमोटो थायराइडिस इज अ कॉमन इन द लेट मिडिल एज वुमेन, ये जो लेट मिडिल एज वुमेन होता है उसमें कॉमन होता है ये। The autoantibody impairs the activity of thyroid follicles, leading to the hypothyroidism. Next है आपका grave disease. In some cases, the autoantibody activate thyroid stimulating hormone. ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है, जो आपकी ऑटो एंटीबॉडी होती है वो क्या कर देती है, TSH को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। Rheumatoid arthritis is the disease due to the chronic inflammation of the synovial lining of the joints. जो आपके synovial joints होते हैं उनमें ये गठिया बाय जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। The synovium become thick, बहुत ज़्यादा thick हो जाता है आपका, leading to the development of swelling, आपकी नी के अराउंड swelling हो जाती है, ठीक है। अराउंड joints के जितने भी joints हैं वहाँ पर swelling हो जाती है। और tendons में The characteristic symptoms are the pain, बहुत ज़्यादा पेन होगा, अकड़ाहट होगी आपको आपके जॉइंट्स में। The chronic inflammation occur due to the continuous production of the auto antibody. ये कह रहे हैं कि पेन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगातार ऑटो एंटीबॉडी एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा। RA फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिखने लगे। तो ये था हमारा इम्यूनिटी में हमने पढ़ा कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है और कौन कौन से डिसीज हमें इफेक्ट करती है।